1.25 लाख करोड़ के रक्षा सौदों की पेशकश पुतिन करेंगे। 23वें इंडिया रूस समिट में हिस्सा लेंगे। दोनों ही देशों में अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी संभव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की पुष्टि हो गई है। पुतिन 2 दिन के दौरे यानी कि 4 और 5 दिसंबर पर भारत आने वाले हैं। उनकी भारत यात्रा 4 दिसंबर को शुरू होगी। रूसी राष्ट्रपति का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है। वो 23वें भारत रूस समिट में हिस्सा लेंगे। पुतिन की भारत यात्रा की चर्चा कई दिनों से लगातार चल रही थी, लेकिन अब इस पर मुहर लग चुकी है। पुतिन की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अहम रक्षा समझौते हो सकते हैं और इसके अलावा आपसी सहयोग के अन्य क्षेत्रों में मजबूती के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। पुतिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाले हैं। 2 दिवसीय ये दौरा 4 और 5 दिसंबर को होगा। पुतिन भारत आएंगे। 1.25 लाख करोड़ के रक्षा सौदों की पेशकश करेंगे पुतिन। दोनों ही देशों में अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर भी संभव है। 23वें इंडिया रूस समिट जिसमें वो हिस्सा लेंगे और रिश्ता यहां पर गहराता हुआ और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो पुतिन भारत आएंगे। सैन्य शक्ति में महारत यहां पर हासिल कुछ और जानकारियां आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। देखिए 1.3 लाख करोड़ के रक्षा सौदों की यहां पर कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। 2 बकुला क्लास की पनडुब्बियों का ऑफर भी इसमें शामिल है। S-400 मिसाइल सिस्टम को संयुक्त विकसित करने पर चर्चा भी की जाएगी। इसी बीच सुखोई 57 खरीद और ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस प्रोग्राम पर भी चर्चा की जाएगी। 1.3 लाख करोड़ के रक्षा सौदे हैं जिनकी पेशकश पुतिन करने वाले हैं और 2 बकुला क्लास की पनडुब्बियां हैं जिसका ऑफर इसमें शामिल है। इसी बीच S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर भी बातचीत चर्चाएं। 10 लाख भारतीय प्रोफेशनल्स की यहां पर भर्ती होगी और रूस अब एक जॉब डेस्टिनेशन भी बनने वाला है। दोनों देशों में लेबर मोबिलिटी करार का प्रारूप तैयार होगा। रूस ने 10 लाख भारतीयों को सर्विस सेक्टर में भर्ती करने की घोषणा की है, यानी कि रोजगार भी अब रूस में बढ़ने वाला है। 10 लाख भारतीय प्रोफेशनल की भर्ती यहां पर की जाएगी। जॉब का हब बनेगा। दोनों ही देशों में लेबर मोबिलिटी करार का प्रारूप तैयार होगा, यानी कि एक ब्लूप्रिंट यहां पर तैयार होने वाला है। 10 लाख भारतीय हैं जिनको सर्विस सेक्टर में भर्ती करने की घोषणा भी देखने को मिलेगी, यानी कि नया जॉब डेस्टिनेशन भी बनता हुआ रूस नजर आएगा। न केवल कूटनीतिक समझौते, लेकिन देखिए रोजगार का अवसर भी अब रूस में मिलने वाला है भारतीयों को। ये बेहद अहम मुलाकात, बेहद अहम यहाँ पर चीजें इस पूरी मुलाकात में निकलकर सामने आ सकती हैं और जानकारियां और बातचीत इस मुद्दे को लेकर करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हैं। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका। अब रूस और भारत के रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं। इसी बीच अब पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है। 2 दिन के दौरे पर आएंगे। क्या लगता है आपको, किस तरीके से बेनिफिशियल ये भारत के लिए रहेगा? क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा? अच्छा, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो विजिट हो रहा है, हमें मालूम है, सबको पता है कि जियोपॉलिटिकल चर्न के बैकग्राउंड में हो रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल चर्न के अंदर अगर आप थोड़ा भीतर जाएंगे तो उसमें चंद एक मुद्दे उठ के आते हैं। वो मुद्दा जो है, एक मैं ये कहूँगा कि अभी समझौता का जो प्रयास हो रहा है, 28 पॉइंट पीस प्रपोजल बाय डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन के बीच में, जहाँ पे भारत ये कहता आ रहा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग ये एक इशू केंद्र बिंदु है। दूसरा इशू जहाँ तक है, ये पूरा विजिट में वो चीज़ें बातचीत किए जाएंगे और उनको आगे बढ़ावा दिया जाएगा जो भारत का इंटरेस्ट को फर्दरेंस या आगे की तरफ बढ़ा सकता है। मिसाल के तौर पे हमने 2018 को साइन किया था 5 बैटरी ऑफ S-400। अभी तक सिर्फ 3 बैटरी आए हैं, 2 बैटरी आए नहीं हैं भारत के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और क्योंकि S-400 एक गेम चेंजर था, देखा गया, तो इसलिए उसको जल्दी हम इंडक्ट करना चाहेंगे। और ये उनका जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन के खिलाफ, इसके वजह से उनका डिफेंस इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो चुका है। तो उसको रिवाइव करके कितना जल्दी उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसके आगे आपने आपका नैरेटिव में एक चीज़ बताया कि जॉइंटनेस, उसका जॉइंटली कैसे डेवलप किया जा सकता है भारत के अंदर,
उसका अगला जो अपग्रेड है वो S-500 है, उसका एक्सटेंडेड रेंज है, दुश्मन को काफी दूर से उसको देख के उसको डिस्ट्रॉय करने का वो अंदेशा दे सकता है या संकेत कर सकता है। तो उसको कैसे जॉइंटली हम डेवलप कर सकते हैं, या भारत के अंदर जो सुदर्शन चक्र के ऊपर हम सब रिसर्च कर रहे हैं उसमें इसकी जो वैल्यू सिस्टम है किस तरह ऐड किया जा सकता है, जैसे ब्रह्मोस को कर रहे हैं, ये एक मुद्दा है। नेक्स्ट मुद्दा है स्पेस, और स्पेस का चंद एक चीजें हैं जो कि भारत काफी आगे, रशिया के साथ काफी गहरा संबंध है, लेकिन इसको आगे जैसे अभी गगनयान की बात कर रहे हैं हम, एस्ट्रोनॉट वहां भेजना है, इसके विचार। और कल ही मेरे ख्याल से न्यूज में हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब वो न्यूक्लियर मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर की चर्चा किए हैं। अभी तक मेरे ख्याल से 23 है इस तरह पूरा देश के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, और हमें पता है कि रशिया के अलावा फ्रांस एक देश है जो हमें न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर मदद किए हैं। तो यहाँ पे हम रशिया का मदद ले सकते हैं क्योंकि रशिया इस फील्ड में काफी आगे जा चुका है। एक मुद्दा जो कोई मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा है हर्षा, मैं तो ये कहूंगा कि भारत के लिस्ट में अगर है वेल एंड गुड, नहीं है तो हमें एक चीज रशिया का मदद लेते हुए एक मेंबर बनना निहायत आवश्यक है, क्योंकि समय बदल रहा है और जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बदल रहे हैं। ये जो आर्कटिक है रशिया के साथ जोड़ता हुआ, नॉर्थ सी के साथ साथ, या उनका जो बाल्टिक सी है, ये सारे जो जोड़ता है, ये इसका जो आर्कटिक के साथ जो समुंदर है ये बर्फ पिघलते जा रहा है। वहाँ पे चाइना, यूएस, रशिया और कनाडा भी काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। ये सब अपना अपना मेंबरशिप बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें भारत को एक अहम मेंबर बनना निहायत आवश्यक है। और उस जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन खुल रहा है, ये बहुत कोई कोई कहते हैं कि करीब 50-53 ट्रिलियन डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट, एक कमर्शियल बिजनेस स्टार्ट होने वाला है आने वाले 25-30 साल के अंदर। तो भारत को इसमें जोड़ने की प्रयास करना चाहिए किसी भी हालत में, एक जोड़, ये एक चीज़ है। दूसरा जो व्लादिवोस्टोक टू चेन्नई है, हमारा जो ईस्टर्न लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने खोला है, ऑल्टरनेट रूट अभी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाबहार के ऊपर कभी सैंक्शन हो जाता है, कभी नहीं होता है। तो नॉर्थ साउथ जो 7200 किलोमीटर का जो लिंकेज है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, उसका एक ऑल्टरनेट हम व्लादिवोस्टोक के साथ उसको कैसा कामयाब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि व्लादिवोस्टोक का जो रूट है ये साउथ चाइना सी के बीच में से गुजर रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक सवाल होगा उसका जवाब दूंगा। एक चीज जरूर वो उठाएंगे, ये है कि अभी जो बदलता जियोपॉलिटिक्स है, बदलता जियोपॉलिटिक्स में भारत का कहां पे रूप और रंग आएगा, उसी के अंदर ही छुपा हुआ है एक टेररिज्म का हिस्सा, एक छुपा हुआ है सप्लाई चेन का जो डिसरप्शन हो रहा है, एक छुपा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ये जो मिनरल वेपनाइजेशन ऑफ मिनरल जो चाइना कर रहा है, और सबसे अहमियत वाला जो इंपॉर्टेंट चीज है ये जो ट्रेड टैरिफ उसके साथ जुड़ा हुआ है। भारत जो ऑयल खरीद रहा है, क्या अमेरिका के दबाव के नीचे हम अपना जो परसेंटेज पहले 2% से कम लेते थे, लेकिन लेटेस्ट जो है ये करीब करीब कोई कोई जगह 37% दिखा रहे हैं, एक्चुअली वो 41 से 42% हम अभी रशिया के से ले रहे हैं। और ले रहे हैं जो ट्रांजैक्शन मोड है हर्षा, वो ट्रांजैक्शन मोड है रूबल या रूपी या युआन में हो रहा है। डॉलर के अलावा बाकी करेंसी में होने के नाते डोनाल्ड ट्रंप को नींद हैरान हो रहा है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस ऑफ डी डॉलराइजेशन माना जाता है। ठीक है, सो इसी के साथ मैं खत्म करता हूं। अगर अगले बार आपके पास कोई सवाल होगा आइए, मैं फिर उसको विस्तार में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल जी भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पीके सहगल जी, बहुत स्वागत है आपका। हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात होगी तो सैन्य यहाँ पर सहायता हमारी और ज़्यादा बढ़ेगी, वेपनरी को लेकर और बातचीत होगी, S-400 में डीलिंग होगी, रोजगार का भी यहाँ पर अभी अवसर बढ़ेंगे, रूस में तमाम नौकरियां भारतीयों को मिलेंगी। इसी बीच तेल को लेकर हमने बातचीत की, जिस तरीके से तेल का समझौता, कच्चे तेल का समझौता रूस के साथ हम करते आए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उससे खासा मिर्ची लगी है और उसी के तहत हम पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, फिर और अतिरिक्त 25% लगाया था। क्या लगता है इस मुलाकात के बाद ट्रंप का क्या रुख रहने वाला है? देखो, ये विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू और रशिया पॉइंट ऑफ व्यू, और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की नजर, खास करके अमेरिका की नजर इस विजिट के ऊपर होगा। इस विजिट के अंदर जो हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसके ऊपर बातचीत होगी,
ट्रेड के बारे में बातचीत होगी, डिफेंस के बारे में बातचीत होगी, सिक्योरिटी के बारे में बात होगी, टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी, कल्चर के बारे में बात होगी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के बारे में बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान जो है साफ तौर पे जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने जो काम कर दिखाया बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बड़ा सक्सेसफुल था। पहले तो बातचीत होगी, जो 2 स्क्वाड्रन उन्होंने अभी दे रहे हैं वो कब तक डिलीवर करेंगे, कहा जा रहा है कि अगले साल के मिडिल तक आ जाएंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान 4 से 5 स्क्वाड्रन और खरीदना चाहेगा। साथ ही साथ हम 300 मिसाइल जो है उनको खरीदना चाहते हैं इमीडिएटली, ताकि अपने स्टॉक को पूरा किया जा सके। दूसरा जो है, रशिया जो है पहली बार हिंदुस्तान को 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है Su-57 वो ऑफर कर रहा है विद 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अगर आप देखो तो उस कॉफी की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी किसी और देश ने नहीं दी। सेफ्रॉन जो है फ्रांस का, वो इंजन की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दे रहा है। रशिया G414 की, अमेरिका G414 की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेकिन ओनली 80%, क्रिटिकल 20% है वो विद होल्ड कर रहा है। रशिया ने कह रहा है नो होल्ड बार्ड। फिर हमारा Su-30 का अपग्रेडेशन है, उसके बारे में बातचीत होगी। साथ ही साथ जो हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है रशिया की तरफ से, बिकॉज रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से स्पेयर पार्ट्स की डिलीवरी में, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट में काफ़ी रुकावट आ रही है, उसके बारे में बातचीत होगी। और ये साथ ही साथ हिंदुस्तान को रशिया जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे और ऑयल देना चाह रहा है, क्योंकि अगर आप देखो ट्रम्प के टैरिफ के बाद में हिंदुस्तान ने रशिया से ऑयल खरीदना थोड़ा कम कर दिया है, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जैसे कि रिलायंस वगैरह है उन्होंने कम कर दिया है। अभी हिंदुस्तान को और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे देने जा रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमी के लिए फायदा होगा। लेकिन हिंदुस्तान जो है काफ़ी से ज़्यादा चतुराई से बातचीत करेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी वजह से या इसकी वजह से हमारे रिश्ते नाते जो है अमेरिका के साथ में या यूरोप के साथ में, जिनके साथ में इम्पोर्टेंट ट्रेड की बातचीत हो रही है, FTA की बातचीत हो रही है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ जाए या उसमें गर्मजोशी जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाए। इसलिए हिंदुस्तान बड़ा केयरफुल रहेगा। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसका दूर हो। अभी हमारा टोटल ट्रेड रशिया के साथ है $65 बिलियन, जिसमें से लगभग $61 बिलियन का हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम्प्लीटली ओनली $4 बिलियन है। हम चाहते हैं कि ये जो इम्बैलेंस है इसको भी थोड़ा दुरुस्त हो जाए, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में फ्रॉम $65 बिलियन से बढ़ के तकरीबन $300 बिलियन हो जाए अगले 4-5 साल में। प्रधानमंत्री की जबरदस्त कोशिश है कि सप्लाई चेन्स को जो डिसरप्ट हुई है उनको कायम किया जाए। फिर बड़े पैमाने पर हम फर्टिलाइजर्स है रशिया से लेते हैं, उन फर्टिलाइजर्स की को भी डिस्काउंटेड प्राइस पे हमको हिंदुस्तान को मिले, और हिंदुस्तान से ज़्यादा जो है हमारी इंडस्ट्री जो है रशिया के अंदर काम करे, हमारे जो NGOs है रशिया के अंदर काम करे, हमारे स्टार्टअप्स जो रशिया के अंदर काम करें, ताकि जो टू वे ट्रेड में इम्बैलेंस है वो दूर हो जाए। साथ ही साथ अमेरिका को पीके सहगल जी, इनफैक्ट भर्तियों की भी बात चल रही है, कुछ ऐसा सेटअप किया जाएगा कि तमाम भारतीय रूस में काम भी कर सकेंगे। सुधाकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। पेमेंट मेथड का आप जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से रूबल और भारतीय रुपये के बीच में अभी फिलहाल ये पूरा ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है, तो क्या कोई नया पेमेंट मेथड को लेकर भी बात की जा सकती है, या कोई थर्ड पार्टी सिस्टम जिसके थ्रू ट्रेड को और ईजी बनाया जा सके? अच्छा, गुड, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हाँ, शॉर्ट में आंसर बताऊंगा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन ये इतना जल्दी भारत करना ठीक नहीं होगा। मैं एक इंडिपेंडेंट, एक रिसर्च स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स होने के नाते हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जितने भी हम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आधार हो, UPI हो, इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और रशिया, ना केवल रशिया, बाकी देशों के साथ हमारा ट्रांजैक्शन फुल रुपये में होना चाहिए। रुपये में होने से दिक्कत क्या हो रहा है कि रशिया के खूब सारे जो रुपये हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं भारत की तरफ, उनको पता नहीं है क्या करना है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये खुशी की बात है, हर भारतीय को ये फख्र होना चाहिए कि रशिया ने ऑलरेडी चुन के चंद एक इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करने लगाई, वो इंडियन रुपये को वो इंडस्ट्री खोलने लगे हैं, उनके काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि जो युआन, मैं तो कह रहा हूं कि युआन को कभी टच नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि युआन को टच करते हैं आप चाइना की तरफ आप प्ले कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ चाइना। आई डू नॉट रिकमेंड। नंबर 3, अगर हाँ ए पुश कम्स टू शव, इफ देयर आर लिमिटेशंस, रूबल में कुछ थोड़ा बहुत करिए, जैसे 70s 80s में रूबल का चल रहा था ट्रेडिंग। लेकिन एक चीज आपने
आपकी क्वेश्चन की नैरेटिव में एक चीज आपने बहुत अच्छा चीज बताया, जो जो नौकरी की बात है, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रशिया का जो पॉपुलेशन आज के दिन में कितना है, 14 करोड़ के करीब है। उनका मीडियन एज अगर देखेंगे, मीडियन एज इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जापान का, चाइना का है, सॉरी जापान का है, करीब 50 साल के करीब है। ये है इनका मीडियन एज 40-41 साल हो गया है। तो 41 साल का मतलब ये है कि इनका फैक्ट्री और इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत कम है। इसलिए वो इंडिया के साथ नेगोशिएट करके हमारा जो यूथ बल्ज है 65%, 15 साल से लेके 65 साल की उम्र के बीच में 65%, 855 मिलियन आज के दिन में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एक क्रिटिकल इशू है। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट पिकिंग अप डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट। सो इसीलिए ये एक सुनहरा मौका है रशिया के साथ बात करके। उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, उनको चाहिए मैकेनिक्स। इसी तरह जो 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 लो ग्रेड जो वर्कर्स हैं उनके पास कोई है नहीं। तो लेकिन सुधाकर जी, अभी जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है, जो बहुत ज्यादा लंबा भी खिंचता जा रहा है, ऐसे में यहाँ से वहां के अगर लोग जाते भी हैं तो क्या वो सेफ रहेगा? देखो हर्षा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि यही सारे नाम लेके ले जाते हैं रशिया में और देखने में मिलता है कि लड़ाई के मैदान में वो पकड़े गए हैं। बिल्कुल। ठीक नहीं, इसका एक रोकथाम का रास्ता है। उसका पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये अगर हम अख्तियार कर लेंगे दोनों देश के बीच में, काफी हद तक ये बंद हो जाएगा। इसमें ना, क्योंकि जो ऊंचे लेवल में उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो कुछ कह रहे हैं और ग्राउंड में जाके चेक करते हैं वो तालमेल नहीं है। उनका जो हायरार्की है, ऊपर वाला क्या कह रहा है नीचे वालों को पता नहीं है, नीचे वाला क्या कर रहा है ऊपर वाले को पता नहीं। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट रशिया की तरफ से इसको स्ट्रीमलाइन करना। देयर इज अ रिक्वायरमेंट कंट्री टू कंट्री ये पूरा पॉलिसी फॉर्मुलेट करके एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अभी जो हमने बोल रहे हैं कि एवरग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उसमें एक पहलू आना निहायत आवश्यक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आप जो कह रहे हो कि रशिया के पास हम हाइपरसोनिक ब्रह्मोस का डेवलप कर रहे हैं जॉइंटली, इसी तरह रशिया ने अभी थोड़े दिन पहले पोसाइडन, एक अंडर वाटर ड्रोन, ये आने वाले समय में अगला जो लड़ाई है, एक तो स्पेस की लड़ाई अभी तक हम देख रहे हैं हो रहा है हर जगह, लेकिन ये जो अंडर वाटर ड्रोन वाला है, ये एक बहुत खतरनाक, एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो कि भारत के पास मेरे जानकारी के मुताबिक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना केवल रेंज बल्कि स्टेल्थ और हाई स्पीड के साथ ये दुश्मन का सबमरीन को ये अटैक कर सकता है। इसके पास, अमेरिका के पास कोई रोकथाम की नहीं है। तीसरा चीज यहीं पे बोलना चाहता हूं, उनके पास जो हथियार है ना, उसको बोलते हैं ओरेनशिक। ओरेनशिक एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है, हाइपोसोनिक मिसाइल, जो 8 से 11 मैक के स्पीड में जाता है। बिल्कुल। ऑल इन ऑल देखा जाए तो बेहद पॉजिटिव और बेहद फायदेमंद